चलिए, अब बहुत बड़ी तादाद में हमारे पास सवाल आ रहे हैं। अविनाश जी, पहला सवाल आपसे। पीयूष पराशर जी यहाँ पर पूछ रहे हैं कि इन्होंने रिलायंस खरीदा हुआ है 1421 पर और बीईएल 457 पर। शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाह रहे हैं। नहीं, देखिए मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म व्यू में अभी मार्केट में ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है। बीएल के नंबर्स आ गए हैं, नतीजे आ गए हैं। देखिए, डिफेंस कंपनीज में मैं एक ही बात कहूंगा कि अगर आपका नजरिया कम से कम 2-3 क्वार्टर का है तो ही आपको एक अच्छा रनवे मिलेगा, क्योंकि देखिए लगातार नए ऑर्डर्स आ रहे हैं। बीएल की तो ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है, कर्जा बुक कंपनी है, कैश फ्लोज अच्छे हैं। तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा इंतजार करें, एकदम शॉर्ट टर्म नहीं, बट मैं समझता हूँ कि अगले 1 या 2 क्वार्टर्स के लिए अगर होल्ड करते हो तो अच्छी खासी कमाई होगी। और रिलायंस का तो मैंने आपको बोला है कि एक वैल्यू बाय है। देखिए, हाँ। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से 1421 कोई खराब नंबर नहीं है, हालांकि थोड़ा स्टॉक करेक्ट हो चुका है। बट मुझे लगता है कि आपको ऐसे स्टॉक्स में थोड़ा सा टाइम लंबा रखना चाहिए, 8 से 12 महीना, क्योंकि इस साल होपफुली जब मार्च के रिजल्ट्स होंगे तो उसके बाद रिलायंस के जो रिटेल और ऑयल एंड गैस बिजनेस है, रिटेल में एक्सपेक्टेशन है कि ये बिजनेस भी जियो के बाद सेपरेटली लिस्ट होगी, तो डेफिनेटली ये ट्रिगर है। बट डेफिनेटली यहाँ पे भी मैं कहूंगा 3 से 5 महीने का टाइम फ्रेम रखिए और यहाँ पे निवेशित रहिए। ऑलराइट, आप कह रहे हैं 3 से 5 महीने का टाइम फ्रेम रखें और निवेशित रहे। अंबाला मैम, अनिल लोहन जी सवाल पूछ रहे हैं आरबीएनएल पर। आरबीएनएल इन्होंने खरीदा हुआ है 355 पर, 2000 क्वांटिटी है इनके पास। एवरेज करने के बारे में पूछ रहे हैं, कह रहे हैं 10% लॉस हो रहा है। तो थोड़ा सा और हिम्मत रख लीजिए। 290 इज अ वेरी, दिस नंबर विल कम आउट लाइक अ रिवर्सल काइंड ऑफ, यू कैन से। तो 290 के पास आते ही आप थोड़ा बहुत एवरेजिंग कर सकते हैं। अभी 309 पर चल रहा है, तो थोड़ा सा और गिरावट आप एक्सपेक्ट करें, बट चलने के लिए तैयार हो जाएगा। और एक और चीज है, क्योंकि आप यहाँ पर थोड़ा बहुत एवरेजिंग भी कर रहे हैं, मेक श्योर कि बाउंस पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाएगा। और आपको एक हाईएस्ट टारगेट जो मुझे लगता है मैं वही दे देती हूँ, बीच बीच में पड़ाव की जरूरत नहीं है। अप्रोक्सीमेटली 370 आ जाएगा, तब आप निकल जाइए। स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर लीजिए आपकी एवरेज क्वांटिटी का भी। दैट कम्स आउट लाइक 280, 280 पे क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिएगा। आप कह रहे हैं 280 पे स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। पीयूष जी, यूनियन बैंक पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं अंबाला मैम। 179.65 पे इन्होंने खरीदा है। शॉर्ट टर्म व्यू है। शॉर्ट टर्म व्यू है 179 पर, होल्ड कर जाइए। आज का ही मेरे ख्याल से आपने आज खरीदा होगा, तो फिलहाल के लिए मतलब आज तो बैंक निफ्टी बचा ली गई है और पीएसयू और सभी ने थोड़ा थोड़ा सा करके सभी दिखा, बट मेजोरिटी एचडीएफसी बैंक। बाकी ठीक है, देखिए जो चल रहा है उसी के हिसाब से आपको एक्शन लेना होगा। अगर आप कुछ भी यहाँ पर फिलहाल ऐसा कुछ रिवर्सल वाली सिचुएशन को पलट दिया गया है, ऐसे बोल सकते हैं आप। तो फिलहाल आपको यहाँ पर 175 रुपए का, 175 का आपको यहाँ स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। एंड कल की मार्केट में या फिर इस हफ्ते भर के व्यू पर आपको यहाँ पर 190 रुपए और 195 रुपए के टारगेट का वेट कर लेना चाहिए। ऑलराइट, रचित जी, अब ग्रीष्मा जी आपसे सवाल लेकर आई हैं। ग्रीष्मा पालीवाल जी कह रही हैं, सर फ्रेश बाय के बारे में सलाह चाह रही हैं आपसे, एपिग्रल, पीएनबी और आईटीसी होटल पे। पहले तो ग्रीष्मा जी को नमस्कार। और फाइनली अब धीरे धीरे नाम मुझे समझ में आने लग गया, वरना पहले हमेशा मुझे रेशमा जी सुनाई देता था। हाँ, आपको ही नहीं, एक और एनालिस्ट के साथ मैं थी, वो भी रेशमा जी बोल रहे थे। जब मेरे ख्याल से मेरे प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम तो नहीं है ग्रीष्मा के? नहीं नहीं, ग्रीष्मा थोड़ा सा एक यूनिक नेम है यूजुअली, क्योंकि हम लोग जिस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं ना, साउंड प्रैक्टिस, हमारी रेशमा एक यूनिवर्सली ज्यादा कॉमन नेम है, तो यू नो दैट्स द वे इट वर्क्स। तो चलिए अब हम पीएनबी की बात कर लेते हैं। देखिए, पीएनबी पूरे पीएसयू जो मूवमेंट हुआ उसमें बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया है। और अब धीरे धीरे आप देखिए कि जिस तरीके से बाकी पीएसयू स्पेस में, मतलब इफ यू टॉक अबाउट इंडियन बैंक्स 10 के पीई पे पहुंच गया है, एसबीआई के आप बात करिए अराउंड 14 के पीई पे है। पीएनबी अभी वैल्यूएशन टर्म्स में भी अट्रैक्टिव लग रहा है, डेफिनेटली इसमें पोजीशन बनानी चाहिए। 120 लेवल्स पे चल रहा है, आप कंफर्टेबली 112 114 लेवल्स तक अपनी पोजीशन कंप्लीट कर लीजिएगा। आईटीसी होटल्स की हम बात करें, देखिए अभी आईटीसी होटल्स आपको थोड़ा सा टेपिड परफॉर्मेंस करता हुआ दिखाएगा। इनफैक्ट नॉट ओनली आईटीसी होटल्स, मुझे इस क्वार्टर में होटल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। आप देखेंगे समर सीजन जब ऑन होगा तब एक बार हमें चैनल चेक लेना होगा, एक बार समझना होगा, क्योंकि
एक और प्रॉब्लम क्या हो गई है नया मैम, आपने देखा होगा जिस तरीके से पोस्ट कोविड प्राइसेस बढ़ी है ना, अब वो इतनी एक्सपोनेंशियली बढ़ गई हैं, टू इवन थिंक, इवन ड्रीम ऑफ ट्रैवलिंग इनसाइड इंडिया इज बिकमिंग सो एक्सपेंसिव। मतलब आपको मैं बताऊं, लास्ट टू लास्ट वीक व्हेन आई वाज प्लानिंग टू ट्रैवल, हाँ, हमारी बात हुई थी। फॉर्चुनेटली आई हैड अ मेंबरशिप ऑफ क्लब महिंद्रा, वरना मेरे तो बर्तन बिक जाते हैं अगर बच्चों के साथ ट्रैवल करना इज बिकमिंग सो एक्सपेंसिव। तो मुझे थोड़ा सा एक ना वो लग रहा है कि ये कुछ ज्यादा ही अनरियलिस्टिक प्राइसेस हो गई। मतलब 40,000 45,000 फॉर अ सिंगल डे फॉर अ सिंगल रूम इज नॉट समथिंग दैट वी कैन कोप विद, इतने नहीं है हमारे पास पैसे। तो अब देखिए, थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस आपको पूरे होटल इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा। दो आईटीसी होटल अच्छा है, फंडामेंटली एवरीथिंग इज इन प्लेस, बट मुझे नंबर्स बहुत ज्यादा इंपैक्ट होते हुए दिख रहे हैं जब तक इनकी प्राइसेस स्टेबल नहीं होती। फॉर द टाइम भी ना आप दूर ही रहिए। अगर आपको करना भी है तो बहुत निम्बल तरीके से, बहुत नॉर्मल तरीके से बाइंग करिएगा। मैं समझता हूं कि आप यहाँ पे बाइंग चालू करिए एंड इट माइट इवन करेक्ट डाउन टू 164 लेवल्स। तो उस हिसाब से अपनी पूरी सिचुएशन बना के रखिएगा। होटल इंडस्ट्री लुकिंग एट देयर प्राइसेस अब मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक दिख रही है। थर्ड स्टॉक कौन सा था मैम, अगर वापस? एपिग्रल। एपिग्रल देखिए, एपिग्रिल देख लेते हैं, 990 लेवल्स पे चल रहा है। और जिस तरीके से देखें ये केमिकल इंडस्ट्री में है, 487 इसकी बुक वैल्यू है। थोड़ा सा इसमें अभी आप देखें अंडर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रहा है, बट वैल्यूएशन टर्म्स में अट्रैक्टिव लग रहा है। कंपनी डेट फ्री है और मैं समझता हूं आप यहाँ पे बिल्कुल सही स्पेस पे बाइंग कर सकते हैं। बट इसमें बाइंग आप सिर्फ तभी करिएगा व्हेन यू हैव अ डिसेंट अमाउंट ऑफ पेशेंस। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, इसको एक बार 1180 लेवल्स ब्रीच करने में हो सकता है 1 से 1.5 महीना का टाइम लगे। और रिवर्सल के पहले पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये 924 से 940 की रेंज एक बार आपको चेक करता हुआ दिखाए। तो उस हिसाब से धीरे धीरे करके अपनी पोजीशन करिए। जैसे ही 1180 के ऊपर ये एक डिसाइसिव मूवमेंट करके मेंटेन अपने आप को करना लग जाएगा, फिर आपको एक बहुत अच्छा अपसाइड दिखाएगा। और वो अपसाइड बहुत कंफर्टेबली पहले तो 1360 और 1360 के बाद आपको 1540 तक के भी लेवल दिखाने का दमखम रखता है। अच्छा स्टॉक है, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, खरीदेंगे, रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। ओके, तो आप कह रहे हैं थोड़ा सा पेशेंस रखें इसमें। अब महेंद्र सिंह जी सवाल लेकर आए। विनाश जी, ये सवाल आपसे है। कह रहे हैं सिल्वर ईटीएफ गेल इन्होंने 171 पर लिया है और आईआरएफसी 121 पर, 120 पर। दोनों में कह रहे हैं, तीनों में कह रहे हैं क्या लेना चाहिए, सिल्वर ईटीएफ, गेल और आईआरएफसी? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए सिल्वर ईटीएफ तो इस लेवल पे मैं नहीं चाहूंगा कि इस लेवल पे एंटर करे, क्योंकि देखिए जो बड़ी रैली हो चुकी है वो ऑलरेडी हो चुकी है। हालांकि सिल्वर में डेफिनेटली डिमांड अच्छा है, इंडस्ट्रियल यूजर से लगातार डिमांड बढ़ रहा है। बट कहीं ना कहीं अगर आईआरएफसी की बात करें तो आईआरएफसी अभी अच्छे वैल्यू लेवल पे आ गया है, बट कहीं ना कहीं आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए रेलवे सेक्टर ही उनका सबसे बड़ा कस्टमर है। रेलवे हर साल काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है और ये कैपेक्स करीबन 40-45% आईआरएफसी फंड करता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है अगर आपका नजरिया 12 से 15 महीने, लेकिन शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है, क्योंकि देखिए बजट हो चुका है, रेलवे की एलोकेशन आ चुकी है। तो अभी नेक्स्ट ट्रिगर जब तक रेलवे से कोई बड़ा अनाउंसमेंट आता नहीं है कैपेक्स इंक्रीज करने के लिए, तब तक स्टॉक एक छोटे रेंज में रहेगा। तो लंबी अवधि के लिए अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा ट्रिगर नहीं आएगा। ऑलराइट, शॉर्ट टर्म आप कह रहे हैं कोई बड़ा ट्रिगर नहीं आएगा। प्रभात नारायण जी अंबाला मैम आपके लिए सवाल लेकर आए हैं। E2E नेटवर्क कह रहे हैं किस प्राइस पर लेना चाहिए? ओके, 2582, राइट जी। ओके, व्यू कितने दिन का है? स्विंग के हिसाब से हम वो देखना चाह रहे हैं या फिर ठीक है? व्यू इन्होंने लिखा नहीं, बस ये कही किस प्राइस पर एंट्री करी जाए, खरीद सकते हैं किस प्राइस पर। ओके, तो 2500 पे तो महंगा लगता है। अभी 2580 के आसपास में है। 2-4 दिन अगर आप रुक जाएं तो आपको 2400 के आसपास और थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा, जिसमें कि व्यू ये है कि आपको 2800 से लेकर के लगभग 3300 के प्राइस, 3300 के प्राइस दिखा सकता है। तो थोड़ा सा डिस्काउंट पर खरीदने की ही कोशिश करिएगा। इसमें स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लीजिए, बहुत एग्रेसिव बाइंग मत करना, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लीजिएगा। 2050 का चल जाएगा, टाइम लेगा और टारगेट्स भी मिलने के चांसेस है। ऑलराइट, आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस 2050 का जरूर मेंटेन करें इसमें। CS राठौर जी आपसे सवाल लेकर आए रचित सर। कह रहे हैं सर अपना व्यू बताइए, इनविरो इंफ्रा इंजीनियर पर कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड पर है, इनका बाइंग प्राइस 200 है। देखिए 200 पे और अच्छा करेक्शन ये ऑलरेडी देख चुके हैं।
और वैसे आप देखें ये पूरा का पूरा एक जो सेक्टर है ये थोड़ा सा प्रॉमिसिंग लग रहा है। अभी नहीं सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है, बट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से आप देखेंगे ना तो ये पर्टिकुलर सेक्टर वेस्ट मैनेजमेंट और वाटर वेस्ट मैनेजमेंट ये इन फ्यूचर आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। बट इसमें एक चीज है कि एक तो थोड़ा सा आपको अब इसमें टाइम देना होगा। वैल्यूएशन टर्म्स ये करेक्शन के बाद अच्छा लग रहा है, मगर हाँ थोड़ा सा और फर्दर डाउनसाइड आपको देखने को मिल सकता है। उसके लिए आप मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहिएगा। हो सकता है 140 लेवल्स पे भी ये एक बार आपको आता हुआ दिखे। वहां पे जाके हमको चेक करना होगा कि वहां से कोई साइंस ऑफ रिवर्सल दिखा रहा है। अगर वहां से साइंस ऑफ रिवर्सल दिखाता है तो आपको 190 तक मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा, और 190 के बाद ये 240 तक के लेवल्स भी आपको वापस दिखाने को मिल सकता है। थोड़ा सा पेशेंस रखें, नंबर्स को क्लोजली मॉनिटर करें। अभी रीसेंट टाइम्स की लिस्टिंग है, बहुत ज्यादा हमारे पास भी डेटा नहीं है, बट जिस तरीके से ये पूरी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, कहीं ना कहीं 148 लेवल्स पे एक सपोर्ट मिलना चाहिए, और वहां से बाउंस बैक अगर करता है तो आपको ये लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। टाइमलाइन की बात हम करें तो हो सकता है आपको 2 से 3 क्वार्टर का इंतजार करना पड़ सकता है। ऑलराइट, तो आप कह रहे हैं हो सकता है 2 से 3 क्वार्टर का इंतजार करना पड़ जाए। यहाँ पर अविनाश जी, विश्व सुरेंद्र जी यहाँ पर सवाल लेकर आए हैं। इनका सवाल है रेणुका शुगर पर, जो इन्होंने 25.86 पर लिया है, और गॉडफ्रे फिलिप्स जो इन्होंने 2209 पर लिया है। तो इन दोनों पर जानना चाह रहे हैं। नहीं, गॉडफ्रे फिलिप्स तो मैं समझता हूँ कि देखिए उनको होल्ड करने को कहना चाहिए। मुझे लगता है कि देखिए ओवरऑल सिगरेट स्पेस में जिस प्रकार का हेडविंड है, उसके बावजूद कंपनी ने रीजनेबली अच्छे नंबर्स पुट आउट किए। मुझे लगता है कि देखिए गॉडफ्रे फिलिप्स में सबसे बड़ी बात है कि स्प्लिट हो चुका है, तो डेफिनेटली आई थिंक वो एक पॉजिटिव बात है। तो कहीं ना कहीं लंबी नजरिए के लिए गॉडफ्रे फिलिप्स में निवेशित रहिए। ये स्टेडी मूवर है, और मेरे ख्याल से होपफुली जब इनके प्राइस इंक्रीज होते हैं या वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा आता है तो आपको अच्छे नंबर्स के साथ अच्छी रेटिंग देखने को मिलेगी। और रेणुका शुगर में मुझे लगता है कि इनको एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि देखिए शुगर इंडस्ट्री में मुझे नहीं लगता है कोई बड़ा ट्रिगर अभी प्रेजेंट है। ऑलरेडी हमको लग रहा है कि शुगर एक्सपोर्ट्स अभी नहीं हो रहे हैं। शुगर में जो सरप्लस कंडीशन है, इससे यही लगता है कि शुगर की कंपनीज में दिक्कत है। इनफैक्ट हम किसी एथेनॉल कंपनी से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि एथेनॉल के प्राइसेस के ऊपर भी अभी प्रेशर है। उसीलिए आपने देखा है कि एथेनॉल और शुगर जिनके पास भी है अभी फिलहाल तो कोई बड़ा मुंह दिखा नहीं रहे। तो मेरे ख्याल से ये कोई दूसरे शेयर में निवेश करे, जैसे IDFC फर्स्ट बैंक है, फेडरल बैंक है। मैं समझता हूँ कि ये बैंकिंग स्पेस में काफी अच्छे कंपनीज है, जहाँ पे एटलीस्ट एक रिस्क रिवॉर्ड अगले 6-12 महीने के लिए अच्छा आ सकता है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि रेणुका शुगर से आपके एग्जिट करने की सलाह रहेगी इनको। यहाँ पर हम DRS इनसाइट्स के सारे दर्शकों को याद दिला दूं, अगर आपने DRS इनसाइट्स की मेंबरशिप अभी तक नहीं ली तो DRS इनसाइट्स का मेंबरशिप लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, आप वहां जाकर DRS इनसाइट्स की मेंबरशिप ले सकते हैं और पा सकते हैं मौका। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा पूरा दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट्स का पैनल है, उनसे सवाल पूछने का। और अगर आप DRS सपोर्ट मेंबरशिप लेते हैं तो हम आपको पोर्टफोलियो रिव्यू कराते हैं, पूरा पोर्टफोलियो थ्रू अ मार्केट एक्सपर्ट। सो फिर देर किस बात की, DRS सपोर्ट मेंबर्स जल्दी से बन जाइए और अपना सवाल भी लेकर आ जाइए। अम्बाला मैम, यहाँ पर मंजू जी का सवाल आया है, कह रहे हैं नेफ्रो प्लस का टारगेट क्या होना चाहिए मैम? इनके पास 64 शेयर्स हैं, 471 का इनका प्राइस है। कह रहे होल्ड करें या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? ओके, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि आपकी 470 के आसपास की बाइंग है एंड 556 पर ये अभी आ गया है। यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी और चलेगी, विच इज लाइकली टू लीड टू दिस स्टॉक नियर बाय 520 to 510. So this is the time where you should seriously think to book your profit. कल के मार्केट में आपको प्रॉफिट बुकिंग का मौका मिलेगा। चलने के लिए वापस से जब ये सस्ता मिलेगा तब दोबारा खरीदिएगा। एक बार खरीदने से पहले अगर आप इस बात को कंसीडर कर रहे हैं तो एक बार रिव्यू जरूर करा लीजिएगा, ताकि अगर उस बीच में कंपनी के रिजल्ट्स वगैरह आ जाए तो और थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगी। क्योंकि अगर आप आज की डेट में देखेंगे इसको तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता है, सेक्टर से थोड़ा नहीं डबल दुगना महंगा है, तो उतना सस्ते होने पर प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए कंपनी में, तो वो पिक्चर क्लियर रिजल्ट के साथ होगी। तो मंजू जी, अम्बाला मैम की सलाह रहेगी कि आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इसमें। कल्याण रॉय जी हैं, रचित सर कह रहे हैं क्रॉम्पटन ग्रीव्स इन्होंने 130 रुपीस पर खरीदा हुआ है। कह रहे हैं टारगेट प्राइस क्या होना चाहिए और कितने दिन का इंतजार रहेगा उस टारगेट प्राइस के लिए? पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक बहुत ही उम्दा स्टॉक बहुत अच्छी प्राइस पे खरीद रखा है। मोरेवर आपका पैसा डबल हो गया है।
अब देखने वाली बात यह है कि यूजुअली हम ये एक प्रैक्टिस ऐसी फॉर्मुलेट करके रखते हैं कि इफ योर प्राइस हैज कम अप टू डबल, तो आप 50% ऑफलोड कर लीजिए, कैपिटल फ्री कर लीजिए, बाकी फ्री का स्टॉक पड़ा है, फंडामेंटली कंपनी अच्छी है। बट इसमें थोड़ा सा हम एक्सपेरिमेंट करते हैं क्योंकि आपने एक अच्छा लीवरेज दे रखा है। आप सबसे पहले तो 248 के एक स्टॉप लॉस के साथ इस पोजीशन को मैनेज करिएगा फॉर 50% ऑफ द होल्डिंग। जिस तरीके से अभी इसने मूवमेंट चालू किया है, हो सकता है आपको आने वाले दिनों में 298 से 306 के लेवल्स दिखाए, वहां पे चाहें तो धीरे धीरे करके अपना एक बार एग्जिट करें। 50% पोजीशन के साथ ही करेंगे और 10-15% ऐसे करके हर 5-7 रुपए के अपसाइड पे अपनी पोजीशन को ऑफलोड कर लीजिएगा, 50% रख लीजिएगा। ये स्पेस बहुत टाइम बाद चलना चालू हुआ है। वापस से हम देख रहे हैं कि समर सीजन में और अब जो इनका एक सीजन आ रहा है उसमें किस तरीके से डिमांड उठती है। थोड़ा सा एक प्रॉब्लम था विच आई वाज कंटिन्यूअसली टॉकिंग अबाउट कि कॉपर और सिल्वर की जिस तरीके से प्राइसेस है, इनके मार्जिन ही खत्म हो जाएंगे और सारी चीजें हो जाएंगी। थैंकफुली ऊपर वाले ने सुन ली, सिल्वर एक करेक्टिव मोड पे है और फर्दर नीचे जाएगा। कॉपर में भी हम करेक्शन देख रहे हैं, तो हमारे जैसे जो लोग हैं मिडिल क्लास, वो शायद एसी कूलर पंखे खरीद पाए। तो आई बिलीव यू हैव टू स्टिक अराउंड, स्टॉप लॉस के साथ रहिएगा। ऑलराइट, आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस के साथ रहिएगा यहाँ पर। अब कल्पेश कचारिया जी हैं, या अविनाश जी, ये आपकी सलाह मांग रहे हैं मैक्स हेल्थ और एनबीसीसी पर। मैक्स हेल्थ इन्होंने 1350 पर लिया है और एनबीसीसी 130 पर, 130 पर। दोनों पर आपकी क्या राय रहेगी इनको? नहीं, दोनों स्टॉक्स अच्छे हैं। देखिए एनबीसीसी के जो Q3 के नतीजे आगे बहुत ही अच्छे थे। इनफैक्ट ऑर्डर बुक भी काफी अच्छी तरह से बढ़ी है और नॉर्मली तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही एनबीसीसी के लिए बहुत बढ़िया होती है। तो मुझे लगता है कि देखिए एग्जीक्यूशन इस क्वार्टर में काफी अच्छा था, प्लस ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑर्डर्स तो इनको मिलते ही रहते हैं। तो 130 में इन्होंने जो लिया है काफी अच्छा विकल्प है मेरे ख्याल से। यहाँ पे अगर ये 6-12 महीने रुकते हैं तो कम से कम 175-180 का टारगेट प्राइस मिलेगा। दूसरा स्टॉक कौन सा बोला था नेहा जी इन्होंने एक तो मैक्स हेल्थ बोला था, दूसरा देखिए मैक्स हेल्थ भी मुझे लगता है कि नंबर्स ठीक है। आई थिंक ऑल्दो वैल्यूएशन सस्ते नहीं है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले साल में होपफुली जो हॉस्पिटल वाला मार्केट है और जिस प्रकार से गवर्नमेंट ने भी इसको फोकस दिया है, कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। बट मेरे ख्याल से यहाँ पे 14-15% का अपसाइड मेरे ख्याल से अगले 6-12 महीने में पॉसिबल है। तो वो पॉइंट देख के आगे जब स्टॉक ऊपरी लेवल पे जाएगा तो थोड़ी सी बिकवाली जरूर करें। ओके, तो ये हो गई सलाह मैक्स हेल्थ पर भी। माला मैम, किशोर जी पूछ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया में क्या करना चाहिए? 160 की बाइंग है इनकी। EMIL 160 की बाइंग है। सही लिखा है ना? 160 102 पर है। हाँ, 160 ही लिखा है, 160। ओके, फ्रेश तो ऐड करिए मत। स्टॉप लॉस आप फॉलो करेंगे नहीं, मैं बता के भी कोई फायदा नहीं है। एंड आई डोंट वांट कि आप 160 रुपए का स्टॉप, आपकी ये बाइंग है, मेरे कहने पर आप स्टॉप लॉस 80 पे रहेंगे, बोट रखेंगे। हिट हो गए तो आप मुझे बोलेंगे कि मैडम ने आप 50% 60% का लॉस कराया। मैंने ऐसा नहीं कराया। जब मैं आपको ये रिव्यू दे रही हूँ तो 102 रुपए का है अभी के टाइम पर। बट फिर भी आई कांट रेजिस्ट। आप लोगों को स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंस, आप ही को नहीं जिनकी पोजीशन है, आप बाकी लोग भी जो सुन रहे हैं, आप लोग देखिए 160 वाला स्टॉक 102 पर आया है। वो भी वैसा स्टॉक जो कि आज भी अगर आप देखेंगे तो एक सेक्टर से इतना गिरने के बाद भी महंगा है। तो क्यों? इसका सवाल प्लीज आप लोग ढूंढने की कोशिश करिए, क्यों? इमोशनली अगर अपनी रिसर्च से इतना अटैच हो जाएंगे तो फिर वो रिसर्च नहीं रह जाएगी। आपने सोचा होगा कि आप उसको शॉर्ट टर्म में काटें, जो भी सोचा था खैर, कई बार लॉन्ग टर्म भी होता है, बट लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल ही पोजीशन को पकड़ के ही रह जाएं जबकि वो महंगा भी है, प्रॉफिट भी नहीं आ रहा उतना। सो दैट डजंट मेक एनी गुड सेंस टू वेल, ज्यादा ज्ञान नहीं करते, लेकिन बात को प्लीज कम में समझने की कोशिश करें। आपका पैसा है, आप ही को बचाना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा। सिर्फ लोग अपनी राय रख देंगे, मैं रख दूंगी, बाकी लोग अपना विचार रख देंगे, लेकिन यू गॉट टू एग्जीक्यूट सिंसियरली। यू गॉट टू एग्जीक्यूट अपने पैसे का बचाव जो करना है वो आप ही को करना है। बी वेरी कॉशियस विद योर मनी। हाथ से निकलते देर नहीं लगती।
बट अभी की जो बात है फिलहाल के लिए एज इट इज चाहे तो होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉप लॉस बहुत दूर है, आई डोंट नो यू विल बी एबल टू मैनेज और नॉट। फ्रेश बाय भी नहीं करना है, सेक्टर से सस्ता भी नहीं है और कंपनी में प्रॉफिट भी नहीं है बाय और नॉट बेसिस पर। सो फॉर दैट कंसर्न मैं इसमें फ्रेश लॉन्ग नहीं दे रही हूँ। मुझे लगता है कि 80 का स्टॉप लॉस काम कर जाएगा, लेकिन ध्यान रखिए 92 91 के आसपास ही एक बार और आएगा, वहां पर अपनी धड़कनें बढ़ने मत दो। 6 महीने का समय है तो होल्ड कर जाइए। मोस्ट लाइकली है कि जस्ट स्टॉक का नेचर वैसा है, तो बाउंस बैक में आपको 135 और 150 के आसपास दिख जाए, निकल जाइएगा, होल्ड करके मत रखिए, क्योंकि उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि सेक्टर से सस्ता रहेगा। तो जैसे ही ऊपर जाएगा सस्टेनेबल मूव नहीं होगा, बाउंस बैक रहेंगे, उस बाउंस में आपको प्रॉफिट बुक करना है। एंड स्टॉप लॉस नेक्स्ट टाइम ऑन प्लीज फॉलो कीजिए। ऑलराइट, स्टॉप लॉस अंबाला मैम ने आपको सजेस्ट किया, बाउंस बैक के लेवल्स भी बता दिए हैं। यहाँ पर जैसा कि हम हमेशा डीआरएस इनसाइट्स पर कहते हैं कि हम लोग हमेशा क्रेडिबल से भी रजिस्टर्ड मार्केट एनालिस्ट लेकर आते हैं, जो कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छे आपको गाइड करने की। इसके बावजूद भी आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेनी चाहिए और बहुत सोच समझकर अपना हार्ड मनी कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहिए। आखिर पैसा है आपका तो लॉस भी आप ही का है। रचित जी, यहाँ पर सवाल है मुकुल जी का, कह रहे हैं सीएट टायर और टोरेंट पावर पर क्या किस रेट पर खरीदना चाहिए इन दोनों को? देखिए, पहले तो मैं एक चीज अभी जो मैंने नोटिस करी, जिस तरीके से अंबाला मैम ने अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करी है, काबिले तारीफ है। एंड शी जस्ट एक्सप्लेन लाइक अ मैथ्स टीचर कि तुमको समझ में क्यों नहीं आता है, इतनी बार ये कंसेप्ट समझा दिया है। तो ये गुस्सा आना भी लाजमी है, बट हाँ, स्ट्रिक्ट टीचर दिखी मुझे मैम में। चलिए, जोक सपाट, देखिए सीएट टायर जिस तरीके से पोजिशनड है और टायर इंडस्ट्री ओवरऑल, मतलब आप देखिए ओईएम सप्लाई भी अच्छी है और रिप्लेसमेंट मार्केट में भी वी आर एक्सपेक्टिंग गुड नंबर्स कमिंग इन। इसके साथ साथ आप देखेंगे रबर प्राइसेस भी कूल ऑफ कर रहे हैं, तो मतलब इनके लिए तो सारी ही चीजें अच्छी होती हुई दिख रही हैं। सीएट टायर आपको अगर एंट्री करनी है तो कहीं भी आपको हल्का सा कूल ऑफ करता हुआ दिखे, अराउंड 3400 3460 लेवल से आप धीरे धीरे करके इसमें अपना बाइंग क्रिएट कर सकते हैं। और एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी जो हम मार्केट में थोड़ी बहुत देख पा रहे हैं आने वाले कुछ वीक्स में, उसमें आपको कभी भी अगर करेक्ट करते हुए एक एक्सट्रीम पॉइंट दिखे 3200, वहां तक अपनी पोजीशन कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं समझता हूं वही एक अट्रैक्टिव लेवल होगा। और फिर जैसे ही ये बाउंस बैक दिखाएगा, सबसे पहला लेवल ही इसके लिए निकल के आ रहा है 4000 के ऊपर मेंटेन करने के बाद इन क्वार्टर्स टू कम आपको 4460 तक ये जाता हुआ दिख सकता है। टोरेंट पावर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अभी ऑलरेडी रजिस्टर किया है इन रीसेंट टाइम्स, और इसमें भी मैं ये कहूंगा थोड़ा सा आपको वेट कर लेना चाहिए। मार्केट करेक्शन में जब भी ये लोअर लेवल पे आपको आता हुआ दिखे, स्टार्टिंग फ्रॉम 1340 रुपए से आप अपनी बाइंग इसमें चालू कर सकते हैं। और कभी भी एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी में 1280 लेवल्स तक दिखे, स्टैगर्ड मैनर में अपनी बाइंग करिएगा, फिर वेट करिएगा। जैसे ही रिवर्सल देगा 1480 और 1480 के बाद 1640 लेवल्स तक आपको जाने का ये दमखम रखता है, बट लोअर लेवल पे बाइंग करेंगे, अभी नहीं, बहुत चलिए। ऑलराइट, लोअर लेवल पे बाइंग की सलाह है और लेवल्स रुचि जी ने डिस्कस कर लिया आपके साथ। अविनाश जी, सुरेंद्र जी पूछ रहे हैं, सर आरईसी का क्या होगा मर्जर के बाद? देखिए, अभी तो मर्जर अनाउंस हो चुका है, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मार्केट्स में थोड़ा कंफ्यूजन है कि पीएफसी को बेनिफिट मिलेगा या आरईसी को मिलेगा, बट मेरे ख्याल से पूरा मर्जर प्रोसेस होने दीजिए, उसके पहले मुझे नहीं लगता आपको खरीदना है। क्योंकि देखिए, जब भी कोई मर्जर अनाउंस होता है तो मर्जर के बाद क्लैरिटी ज़्यादा आती है। मेरे ख्याल से अभी मर्जर पूरा नहीं हो गया है, तो उससे अच्छा है कि अगर आपके पास है तो उछाल में निकल जाइए, लेकिन फ्रेश बाइंग मुझे नहीं लगता अभी करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, मर्जर किस प्रकार का हो, किस प्रकार का बेनिफिट आरईसी को मिलता है या पीएफसी को मिलता है, ये अभी कहना मुश्किल है। और मेरे ख्याल से मार्केट्स अभी भी इसको एक प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर नहीं पाए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो है वो मेरे ख्याल से पेशेंस के साथ रुकिए और फ्रेश निवेश मर्जर पूरा होने के बाद ही हम कर सकते हैं। ऑलराइट, आप कह रहे हैं फ्रेश निवेश पूरा मर्जर होने के बाद ही उस पर कोई सलाह लीजिएगा। तो मुकुल जी, आप सवाल लेकर फिर से आ जाइएगा। सॉरी सुरेंद्र जी। अंबाला मैम, नीरज जी यहाँ पर सवाल लेकर आए हैं एनएफएल और पावर ग्रिड पर। पावर ग्रिड इन्होंने 301 पर खरीदा है, लुक्स लाइक अ फ्रेश बाइंग, और एनएफएल 102 पर। कह रहे हैं क्या मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं इन्हें? एनएफएल पावर ग्रिड तो आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनएफएल की बाइंग मुझे एक बार बता दीजिए प्लीज। 102।
आप रख इसको भी सकते हैं, बट अगेन आप थोड़ा सा आपको पेन अभी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। एक जो होता है ना, एक ट्रेड वाला मूवमेंट हो गया, अब इसको थोड़ा कूल ऑफ होना है और इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इसमें वापस से जागे, वो भाव आना बाकी है। एंड टू मी मुझे ऐसे लगता है कि इसमें जो वो भाव है, मतलब वो ऐसा हो जाएगा कि अगर ये 70 और 75 की रेंज में मिल जाए तो बिल्कुल खरीदना है। फिलहाल आप खरीद के जो आपके पास में है और ऐड मत करिए जब तक कि 70-75 ना आए। तो क्या मैं आपको ये बोल रही हूँ कि ये मतलब 70-75 आ जाएगा तो वहां पे डूब जाएगा? नहीं, मतलब उठने के लिए ये ऐसा भाव होगा जहां पर वैल्यूएशन कंफर्ट, जहां पर वैल्यू इन्वेस्टर्स सब आएंगे। तो फिलहाल आप जैसे हैं, जितने हैं उतना ही होल्ड करो। अगर 70-75 आ जाए तो यू आर लकी कि आपके साथ साथ और लोगों की नजर में आएगा। तो आप तो अपने स्टॉक को अकेला नहीं भगा सकते जब तक बड़ा पैसा मार्केट में बड़े लोगों को बिग हैंड्स को ना दिखे। सो फॉर दैट 70-75 पे आने की तैयारी है, वहां पर आप चाहे तो थोड़ा बहुत एडिशन कर सकते हैं। रही बात टारगेट, तो अपना समय डिफाइन कर दिया है कि आपके पास में मिड टू लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट है आपके पास, होल्ड इट। यहाँ पर आपको आराम से कम अभी का भाव के हिसाब से मैं एक टारगेट दे रही हूँ, 2 आपकी बाइंग इज अबाउट टू 100, बट आप 120 और 135 रुपए के टारगेट दिसंबर 2026 तक आप मान के चल सकते हैं। वेरी पॉसिबल। रचित जी, सुनील जी सवाल लेकर आए हैं MCX पर। कह रहे हैं MCX के शेयर लॉन्ग टर्म के लिए खरीद सकते हैं क्या? देखिए बिल्कुल, MCX में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, और दो कुछ भी हो फ्यूचर गोल्ड सिल्वर का, बट हाँ आप देखें इसको मैं टर्म दूंगा फिएस्को, क्योंकि वैल्यूएशंस के बियॉन्ड जब चला जाता है तो फिएस्को ही समझ में आता है। इस पूरे फिएस्को में कहीं ना कहीं कमोडिटी का एक जो लॉस्ट इंटरेस्ट था वो वापस से जनरेट होता हुआ दिख रहा है। लोगों को समझ में आ गया है कि सिर्फ इक्विटी मार्केट नहीं, अगर आपको इस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स करने हैं तो गोल्ड सिल्वर ऑल्सो एग्जिस्ट्स। और मैं समझता हूं कि हाँ, ये अब फॉर द टाइम बीइंग आपको कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। इन लेवल्स पे भी अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर किसी मार्केट करेक्शन के चलते हुए आपको ये 2240 से 2280 की रेंज में दिखता है, वहां पे और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए MCX मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, बिल्कुल करना चाहिए। इन्फोसिस हो गया, एक्सेल टेक्नोलॉजीज हो गया, TCS हो गया, ऐसी कंपनीज में निवेश करें। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, TCS का मार्केट कैप 14 लाख करोड़ का 10 लाख करोड़ 2 दिन में हो गया। अगर कल TCS कोई बड़ा बायबैक अनाउंस करता है, क्योंकि उसके पास बहुत कैश है, तो पूरा सेंटिमेंट चेंज हो जाएगा। उनके लिए बायबैक बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। और जिस प्रकार की कैश है, इन्होंने करीबन 29,000 करोड़ का डिविडेंड दिया है। तो देखिए, ये बिजनेसेस ऐसे नहीं है कि झटके से खत्म हो जाएंगे। तो ये सोच समझ के काम करिए कि ऐसा कुछ खराब बिल्कुल नहीं हुआ है, थोड़ा सेंटिमेंट खराब हो गया, तो थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचिए और ऐसे मौके पे ही आपका पैसा बनेगा। तो आई थिंक ये इन्वेस्टमेंट का गुरु मंत्र है कि जब भी किसी को खरीदना नहीं है तभी आपको खरीदना है। Okay, the biggest money is made in the bear markets, that's the saying goes. अविनाश जी, थैंक यू सो मच, आज आप शो पर आए, अपने DRS इनसाइट्स को अपना वक्त दिया। सर जाते जाते डिस्क्लेमर प्लीज। नेहा जी, जो भी शेयर्स हमने आपको बताया, हो सकता है हमारे क्लाइंटों को भी हमने वही शेयर बताया, लेकिन पर्सनल लेवल पे मेरी कोई पोजीशन इन सारे शेयर्स में बिल्कुल नहीं। टॉपिक्स में लिस्ट है बड़ी, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ मोमेंटम स्टॉक्स हैं, आई मीन ब्लू डार्ट इज समथिंग जो कल के डेट में भी ट्रेडिंग के मायने से भी चल सकता है। देन हेक्सा टेक्नोलॉजीज जो अभी बहुत गिरा पड़ा स्टॉक है, मैं 3 स्टॉक्स यहाँ पर सिर्फ नाम दूंगी, ब्लू डार्ट, हेक्साटेक और एक है दूसरा स्टॉक ममता मशीनरी। ये 3 स्टॉक्स में कल के दिन में आप लॉन्ग पोजीशंस के बारे में देख सकते हैं, जबकि एटर्नल यानी जोमेटो में आप सेल का व्यू देखें तो ज्यादा बेटर है। ओके, जोमेटो में आप कह रहे हैं सेल का व्यू देखिए, बाकी हेक्सा टेक्नोलॉजी और ब्लू डार्ट और ममता मशीनरी आपने दिया। बजाज फाइनेंस, ये देखिए फ्राइडे के सेशन पे अच्छा परफॉर्म किया था, आज हल्का सा कूल ऑफ किया है, बट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं दिख रही है। जिस तरीके से ये पोजीशन अभी अपने आप को करके रखा हुआ है, आप आराम से इसमें पोजीशन बनाए। 990 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा, 1048 का होगा टारगेट। बजाज फाइनेंस पे आप एक फोर्टनाइट के लिए पोजीशन लेके जा सकते हैं। ओके, तो 1 पिक ओनली रचित सर, बजाज फाइनेंस इस मार्केट में वही अच्छा है। चलिए, थैंक यू सो मच रचित जी। बस जाते जाते डिस्क्लेमर। देखिए, जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पर डिस्कस किए, उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन और क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पर डिस्कस किए, वो कंपनीज, उनके प्रमोटर्स और उनकी ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। Thank you. Dali, thank you so much to both of you. It was wonderful having so a show much, today, and thank you for giving your time.